वेल बॉसेस तो डिड इट लाइक अ बॉस। आई नो के गुलशन झा का नाम यहां पर होना चाहिए था, आप में से बहुत लोग हो सकता है एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, एंड दैट इज व्हाई मैंने फिनिशर करके उनका नाम उनको जरूर लिखा है। एंड आई विल टॉक अबाउट हिम, कुछ खास बात उनके बारे में जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक अपडेट दे दूं और थोड़ी सी बात मैं यार पोखरा एवेंजर्स के बारे में करूंगा, बिकॉज यार ये टीम बड़ा परेशान कर रही है। मतलब लुम्बरी लायंस भले आपको अब तक लग रहा था कि यार ये टीम बॉटम ऑफ द टेबल, हालांकि एक मैच जीतकर ऊपर जरूर आ गए, विल टॉक अबाउट एवरीथिंग टेबल एंड एवरीथिंग, बट उससे पहले आपको एक अपडेट दे दूं बिराटनगर किंग्स की तरफ से जो आई है, जहां पर स्कॉट एडवर्ड्स जो कि नीदरलैंड के कैप्टन है, उनको मिड टूर्नामेंट साइन कर लिया गया है। बहुत लोग ये सोच रहे थे कि जी साइनिंग टूर्नामेंट से पहले ही खत्म हो गई, लेकिन नहीं, टूर्नामेंट के मिड में भी साइनिंग्स हो रही हैं और स्कॉट एडवर्ड्स जो हैं उन्होंने बिराटनगर किंग्स ज्वाइन कर लिया। बिराटनगर है भाई, बहुत सारे कैप्टन, एक्स कैप्टन, मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस आ चुका है पहले से भी, लेकिन परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं। यार सो देखते हैं क्या इनके आने पर कुछ चेंज होता है क्या नहीं होता। खैर जब उनका मैच आएगा तब और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले तो यस गुलशन झा। गुलशन झा इसलिए क्योंकि आज गुलशन झा ने जो इनिंग खेली, इस बारे में आपको अगर याद होगा, जब मैंने दीपेंद्र सिंह आयरी वाली वीडियो बनाई थी, मैंने एक चीज मेंशन किया था कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कब आयरी आकर के प्रेशर वाली सिचुएशन में अपनी टीम को जिता कर ले जाएंगे। अब हो सकता है कि आप कहो कि यार आज प्रेशर वाली सिचुएशन कहां थी, आज तो थोड़ा सा रन था, 103 104 रन, कोई बहुत बड़ा रन होता नहीं है, और गुलशन को टिकने की देर होती है और वो रन स्कोर करते हैं। हो सकता है आप ये सोचो, लेकिन एक बार आप मैच की तरफ देखो, एक बार आप बॉसिस्टो के विकेट्स की तरफ देखो, यू विल सी कि बॉल कितना फंस कर आ रहा था, एंड यू विल सी कि बॉल कितना इनवेरिएबल बाउंस हो रहा था। कभी नीचे रह जा रहा है, कभी बाउंस कर रहा है, कभी टर्न कर रहा है। सो यस पिच क्योंकि भाई काफी यूज हो गई है, सेम पिच पर काफी मैचेस हो गए हैं, सो उसकी वजह से पिच जो है, जैसा शिखर धवन ने भी कहा था कि काफी ज्यादा एक पिच में मैच हो रहा है, जिस वजह से पिच भी जो है वो वियर डाउन हो रही धीरे धीरे, और उसकी वजह से आपको इस तरह की चीजें दिखेंगी। आपको हो सकता है बहुत सारे मैच दिखेंगे जहां पर लो स्कोरिंग आपको दिखेगा, और ऐसी पिचेस पर आकर के अगर आप एक तरफा मार लगाने लगते हो, दिस शोज के आपको टिकने की देर है। और मैंने दीपेंद्र आयरी वाली वीडियो में कहा था कि भाई हम चाहते हैं, वी ऑल नो कि आयरी की स्ट्रेंथ क्या है, ऑल वी आर वेटिंग फॉर कि आयरी किसी इस तरह का मैच जहां पर सिंगल हैंडेडली वो जिता करके ले जाए। फर्स्ट इनिंग में आकर के रन्स मारना शोज कि आपके पास स्किल है, एंड यस उनके पास बहुत स्किल है, लेकिन प्रेशर में आकर के उस स्किल को यूज करना, यहां पर बहुत सारे प्लेयर लैक कर जाते हैं। और आज जब गुलशन खेल रहे थे, आई रिमेंबर कि 9th ओवर जब वो बैटिंग कर रहे थे, वो पूरा मेडन ओवर गया था। अब सोचिए उसके बाद गुलशन अगर आउट हो जाते तो कितनी बड़ी परेशानी आती, लेकिन गुलशन ने पूरा टाइम लिया। उन्होंने देखा कि भाई अच्छी बात क्या है ना, भले ठीक है करंट रन रेट जो रिक्वायर्ड रन रेट उस टाइम था वो धीरे धीरे चढ़ रहा था ऊपर, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उनको पता है कि अगर वो खड़े रहेंगे तो वो कर देंगे इस काम को, लेकिन उन्होंने अपना टाइम लिया। और जितने भी बैटर्स हैं जिन्होंने रन स्कोर किया है, रोहित पौडेल को छोड़ करके उन सब ने पहले टाइम लिया और फिर रन स्कोर किया। रोहित पौडेल इज लुकिंग इन अमेजिंग टच भाई, वो जिस तरह से स्वीप लगा रहे हैं यार, मैं हर वीडियो में इस बात को कह रहा हूं कि जिस तरह से रोहित पौडेल स्वीप लगा रहे हैं, मतलब मैंने नहीं देखा यार। मतलब इतना, एक तो बहुत ज्यादा वो आगे की तरफ जाते हैं, पूरा पिच पर आते हैं और एकदम वहां से स्वीप लगाते हैं। सो हैट्स ऑफ यार, रोहित पौडेल अपनी बैटिंग से बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रहे हैं, और देयर इज अ रीजन कि टॉप ऑफ द टेबल, इज इन द टॉप ऑफ द टेबल। खैर गुलशन झा, सो गुलशन झा ने प्रूव कर दिया है कि यस ये वो फिनिशर हैं जो नेपाल टीम काफी हद तक जिनको चाहती है कि भाई वो टीम में रहो, और उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि क्यों सारी की सारी टीम इनके ऊपर बिडिंग कर रही थी, और क्यों सोमपाल कामी जब इनको पिक कर लिया गया, जब ये आ गए थे सोमपाल कामी के पास उस ड्रॉ के जरिए, तो सोमपाल कामी ने कॉल करके सबको कहा था, कॉल किया सबको और किसी ने कॉल नहीं उठाई। बात सोमपाल ने खुद बताई थी कि जब गुलशन हमारे पास आ गए तब मैंने सबको कॉल किया कि लो अब बताओ गुलशन हमारे पास आ गए, अब क्या करना है। खैर गुलशन ने जो वर्थ है ना अपनी, वो इस मैच में दिखा दी, एंड वी होप कि आगे भी हमें इस तरह की वर्थ दिखेगी। लेकिन जो मैं पिच के बारे में कह रहा था, आई नो कि बॉसिस्टो ने 6 विकेट लिए, लेकिन अगर आप जाकर के बॉसिस्टो के विकेट्स देखोगे तो उनकी बॉल पड़ करके काफी बार नीचे रही, काफी बार मूवमेंट हुई। सो नो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बॉसिस्टो का स्किल नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि ये पिच जो है वो स्पिनर्स को काफी ज्यादा हेल्प कर रही है, और एक पार्ट टाइम स्पिनर आकर के अगर 6 विकेट लेकर जाता है, यस उसके पास स्किल है, लेकिन ये आगे खतरे की घंटी बन सकती है। सो जितने स्पिनर्स हैं उनके लिए भाई बल्ले बल्ले है, लेकिन जो बैट्समैन है उनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है, और आपको और मैचेस दिख सकते हैं जहां पर लो स्कोरिंग होगा। खैर लो स्कोरिंग से मुझे याद आया पोखरा एवेंजर्स। जी हाँ, पोखरा एवेंजर इसलिए क्योंकि अगर आप टॉप 5 देखोगे, जो सबसे लोएस्ट स्कोर इस सीजन का रहा है, उसमें 2 तो पोखरा एवेंजर्स का है। ये वही पोखरा एवेंजर है जो शुरू की 22 बॉल में 46 रन लगा चुकी थी बोर्ड पर 0 विकेट पर।
भाई दिनेश करेल और जिस तरह से एंड्रयू हॉस खेलते हैं वहां पर लगता है कि भाई टीम बिल्कुल बढ़िया जा रही, 10 विकेट से जीत कर आए थे, इन्हीं दोनों ने रन किए थे और वहां पर आप एकदम सॉलिड दिखते हो। लेकिन जैसे ही एक विकेट गिरता है और फिर उसके बाद आते हैं आपके कप्तान कुशल पटेल, जिनके बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी, जिन्होंने बिल्कुल भी जो उनकी जो लोगों ने एक्सपेक्टेशन रखी थी उस पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे और पहली बार इस टूर्नामेंट में 10 रन टच किया है। पिछले मैच में बैटिंग नहीं मिली, एक में 0 पर गए थे, एक में शायद 6 रन पर आउट हुए थे और आज पहली बार ऐसा हुआ कि इस टूर्नामेंट में उन्होंने डबल डिजिट टच करा। सो आप खुद सोचो, और उस डबल डिजिट में एक 6 भी आया। मतलब मुझे नहीं पता इस चीज को मैं कैसे आपके सामने रखूं, लेकिन कुशल पटेल शायद वो टाइम नहीं देना चाह रहे हैं पिच पर, जो सारे बैट्समैन कह रहे हैं, जो गप्टिल ने कह दिया, जो धवन ने कह दिया, जितने बैट्समैन ने रन करा सबने कहा कि भाई थोड़ा टाइम पिच पर देना पड़ेगा अगर आप उस टच में नहीं हो तो। और इवेंचुअली जो टाइम दे रहा, रवि ओपारा ने बात कही थी, जो टाइम दे रहा उनके रन आ रहे हैं। सो यस, कुशल पटेल आपके लिए बहुत सारी परेशानी इस टाइम पर खड़ी हो गई, बिकॉज एक बात याद रखो, जैसे ही ये एनपीएल खत्म होगा यू विल सी अ लॉट ऑफ player coming in the national team at least for T20। अब देखो दिनेश खरेल ने भी कहा कि भैया कि वो भी एक्साइटेड है, वो भी इंटरेस्टेड है। मैंने पढ़ा, हालांकि मैंने इंटरव्यू नहीं देखा है, बट मैंने कहीं पर पढ़ा कि वो कह रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड है नेपाल की नेशनल टीम ज्वाइन करने के लिए अगर उनको मौका मिलेगा। सो यस, बहुत सारे ओपनर्स हैं, बहुत सारे मिडिल ऑर्डर हैं, बहुत सारे बॉलर्स हैं जिनको मौका मिलेगा और वो जरूर आएंगे। सो बहुत सबकी जगह भी जाएगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर इस तरह की परफॉर्मेंस थ्रू आउट रही तो बेहतर होगा कि कुशल पटेल जो है वो अपने आप को दोबारा से जाकर के डोमेस्टिक खेलें, प्रूव करें और फिर एंट्री पाएं, क्योंकि जिस तरह से और बैटर्स परफॉर्म कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पिच पर, इस पर्टिकुलर ग्राउंड पर, वहां पर शायद कुशल से वो ऊपर आ सकते हैं। और जब कुशल खुद को अपनी ही टीम में नंबर 3 पर रख रहे हैं, ये दिखाता, माना मैंने कि आप कह दोगे भाई दिनेश करेल अच्छे फॉर्म में, एंड्रयू हॉस अच्छे फॉर्म में, बट कुशल को पता है कि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है। दैट्स द रीजन कि वो खुद को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। और अगर आप खुद को अपने आप को कप्तान होते हुए प्रमोट नहीं कर रहे हो तो जाहिर सी बात है जब आप नेशनल टीम में जाओगे तो शायद आपका डिमोशन और ज्यादा हो जाए। एंड यू नेवर नो कि वो डिमोशन क्या प्लेइंग 11 तक रहेगा या फिर उससे भी नीचे चला जाएगा। सो यस, पोखरा एवेंजर्स ने बहुत ज्यादा निराश किया है, लेकिन करनाली याक्स बैक टू बैक 3 विक्ट्री और टेबल अब काफी ज्यादा सॉर्टेड सा हो गया है। नीचे वाली सब टीम के पास 2 पॉइंट है, मतलब अब सभी ऑब्वियसली सारे जो टीम है वो अपना मैचेस जीत चुके हैं। फाइनली लुम्बिनी लायंस ने मैच जीत लिया। सो अब टेबल जो है नीचे वाले कोई भी टीम ऐसी नहीं इसको आप कहो कि बाहर निकल जाएगी। हालांकि लुम्बिनी ने मैचेस काफी खेल लिए तो उस पर आप कह सकते हो कि जी मैचेस बहुत हो गए और अगर एक और भी हारे तो बाहर हो जाओगे, लेकिन कुछ नहीं कह सकते। जब लुम्बिनी शुरू के 4 मैचेस हार सकती है तो बाकी टीम जो है वो भी आगे आने वाले मैचेस हार सकती है। सो टेबल जो है वो बिल्कुल खुला हुआ है। ऊपर वाली टीम्स जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स जरूर फील कर रही होंगी, भाई चलो हमारे पॉइंट्स ठीक ठाक आ गए, और नीचे वाली टीम से हम 1-2 पॉइंट नहीं, अच्छे खासे पॉइंट के गैप पर हैं और वो चाहेंगे कि 1-2 मैचेस और जीत करके वो अपना ऊपर, जितना ऊपर हो सके, बिकॉज याद रखिए टॉप 2 पर अगर आप हो तो आपको 2 बार मौके मिलेंगे इस चीज को और एक और मौका देने की। आप अगर पहला मैच हार जाते हो प्लेऑफ का तो आपको दूसरा मैच मिलेगा कि वहां पर जीत करके आप फाइनल्स में चले जाओ। सो यस, आज के मैच में पोखरा ने वही किया जो वो लगातार कर रहे हैं। जीतेंगे तो 10 विकेट से और नहीं जीतेंगे तो बिल्कुल भी नहीं जीतेंगे। लेकिन यार एक बात मैं भूल गया बोलना कि अगर आज कोई भी उठ करके स्कोर कार्ड देखेगा लेट्स से, तो स्कोर कार्ड में आपको एक चीज दिखेगी कि भैया क्या कहते हैं, सागर ढकल जो है उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। सागर ढकल ने शुरू के, आप अगर ओवरऑल देखोगे 4 ओवर में 24 रन, सब बोलेंगे कि यार अच्छी बॉलिंग की यार सागर ने। लेकिन अगर आपने मैच देखा तो आप ये जरूर बोलोगे कि भैया ये क्या था, 3 ओवर 3 रन चौथे ओवर में आकर के। आप सोचो गुलशन ने उनको अटैक करा जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल चल रहा था। सो जब आप अच्छे रिदम में होते हो ना, यही बात मैं कह रहा था कि गुलशन ने पहले अपना टाइम लिया। जब आप अच्छे रिदम में होते हो तो आपको टेंशन नहीं होती कि जो बॉलर आया है बॉलिंग करने, उसने अपने पिछले 3 ओवर में सिर्फ 3 रन दिए। उसको यह पता होता है कि भाई बॉल अगर मेरे एरिया में आएगी तो मैं तो मार लगाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली 49 पर रह गए, लेकिन T20 में उतना मैटर नहीं करता। आप नहीं सोचते हो 49 या 50, आप बस मारने पर जाते हो। और गुलशन क्या क्लीन हिट लगा रहे थे यार। सो मजा आ गया देख कर गुलशन को, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार कोई जो है वो आगे आकर के आपको मैच जिताएगा। मैच विनिंग जो पारी होती है ना वो कुछ अलग होती है, चाहे आप 105 पर मारो, 106 पर मारो, 200 पर मारो, जो भी रहे, मैच विनिंग पारी जो होती है वो मैच विनिंग होती है। और अगर आपकी अर्ली 2 विकेट्स गिर चुकी हैं सो यस, वो पारी बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाती है। और एक और चीज आज के मैच में हुई, वो जो अग्रेशन को लेकर के बात हुई, देव करन को हो सकता है उन पर कुछ पेनल्टी लगे, हो सकता है उन पर कुछ फाइन लग जाए, क्योंकि अग्रेशन अच्छा है। अग्रेशन जब आप ओपोनेंट के सामने दिखाते हो तो भी अच्छा है। मतलब मैं अग्रेशन को बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करता हूं अनलेस एंड अनटिल वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल वाले एंगल में चला जाए। बट
यस अग्रेशन अगर आप दिखा रहे हो अपने ओपोनेंट को, बॉलर को, विकेट कीपर को, किसी फील्डर को, तो वो गर्मा गर्मी में चलता है। बट अगर आप अंपायर को अग्रेशन दिखाते हो, वो गलत रहे सही रहे कितना माइन्यूट रहे, और अग्रेशन ऐसा भी नहीं आप खड़े हो गए ऐसे छाती तान के कि नहीं मैं तो नहीं जा रहा, आउट नहीं है, क्या है ये, और ऐसे और वैसे, और बैट फेंक रहे हो और हेलमेट फेंक रहे हो। सो इन सब के बाद इवेंचुअली आपको इसका भी लॉस काफी ज्यादा होता है, बिकॉज वो 20-25% आपके वैसे ही कट जाएंगे, और फिर कहीं ना कहीं एथिक्स में आपका नाम, मुझे जहां तक पता चला है, पहले भी बहुत अच्छा नहीं है, और एक बार फिर आपने उसका एग्जाम्पल दे दिया। सो लेट्स जस्ट होप कि इस तरह की चीजें आगे ना हो, बिकॉज इतने क्लोज कॉल में, अगर आपने रिप्ले भी देखा होगा, बहुत क्लोज कॉल था, इतनी क्लोज कॉल में काफी बार मिस्टेक्स जो हैं वो हो जाती हैं। खैर लेट्स जस्ट सी आगे कैसा होता है। टेबल बिल्कुल ओपन है और कोई भी टीम इसमें नीचे में से ऊपर आ सकती है। खैर जाते जाते जस्ट वन थिंग, आई एम सॉरी फॉर अपलोडिंग द वीडियो लेट, क्योंकि आई गॉट सम इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, और इस वजह से मुझे जाना पड़ा था। खैर मैचेस मैं रेगुलर देख रहा था, लेकिन क्योंकि यहाँ था नहीं, इस वजह से अपलोड नहीं, इनफैक्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो अपलोड भी नहीं कर पाया। खैर यू गाइस टेक केयर, आई विल कम अप विद अदर वीडियो वेरी सून, टिल देन यू गाइस हैव फन, आई विल सी यू, बाय बाय।